हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, ईच एंड एवरीवन ऑफ यू सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन। हाउ इज द जोश एवरीवन? हाउ इज द जोश? एक्सट्रीमली हाई। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। और ये तो आज तो मॉक टेस्ट का दिन है। तैयार है सब लोग प्री लेवल मॉक टेस्ट के लिए? एवरीवन रेडी फॉर द मॉक टेस्ट? तो 30 क्वेश्चंस, हाँ प्रेयर भी करेंगे 1 मिनट। 30 क्वेश्चंस, नो हेल्प एट ऑल, कोई भी हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं। सारे पैटर्न्स, ऑल पैटर्न्स इन वन गो। और 30 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। करना है ना मॉक टेस्ट से क्लास करनी है? बताओ कि बहुत दिन से प्री लेवल का मॉक टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि स्पेशल क्लास में पोल नहीं आता है। करना है ना मॉक टेस्ट से क्लास करो। जल्दी से पोल पे बताओ। जो कह रहे हैं कि मैं मॉक टेस्ट करना है ट्रू करेंगे, जो बोलेंगे मॉक टेस्ट नहीं करना फॉल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है? ट्रू पे क्लिक करेंगे जो कह रहे हैं मॉक टेस्ट करना है, फॉल्स पे क्लिक करेंगे जो कह रहे हैं नहीं करना है। ठीक है? चलो चलिए, तो आ जाते हैं 30 सेकंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन। पैराजंबल अगर होगा तो 3 मिनट मिलेंगे। क्लोज टेस्ट होगा तो 1 मिनट स्किमिंग के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 5 से 6 मिनट मिलेंगे। स्टार्ट करें? जो बच्चे कह रहे हैं मैं एग्जाम लेवल वाला करवा दो, एग्जाम लेवल वाला नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम लेवल से। अगर एग्जैक्ट एग्जाम लेवल वहां कराऊंगी, यहाँ कराऊंगी तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है, तो वहां पे जाके एग्जाम लेवल नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करके जाओगे तब जाके एग्जाम लेवल में वहां पे जाके कंफर्टेबल होगे। तो जो एक्चुअल लेवल है उसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करो, तभी तो एग्जाम इजी लगेगा। चलिए, तो ये रही फाइल सभी की स्क्रीन पे। प्रेयर कर लेते हैं। डियर गॉड, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी स्कोर बेटर इन दिस मॉक टेस्ट, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड माय वीकनेसेस फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट एंड प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। स्टार्ट करें? कौन सा है मैम? एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, और एग्जाम लेवल से थोड़ा हाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रही चैट ऑफ। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। दिस इज फ्रेंड्स।
Time for parajumble now, and you have 3 minutes for this parajumble. 3 minutes है सभी के पास. Wait for all.
लास्ट, अगेन 45 सेकंड्स। अगर 10 प्लस मार्क्स आए हैं तो ठीक-ठीक मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है। 12 प्लस आए हैं तो गुड है, 15 प्लस आए हैं वेरी गुड है, और 20 प्लस आए हैं तो एक्सीलेंट है। अब आप लोग देख लो कहाँ लाइक करते हो। चलो, अब डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस इट। दिस इज कट ऑफ। चलो डिस्कस करें, लास्ट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं वर्ड ऑर्डर। एक क्वेश्चन और है क्या? अच्छा अच्छा, माय मिस्टेक, कट ऑफ कर दूं पहले तो। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये अच्छा, ये दिस क्वेश्चन। हाँ, टाइटल देना पैसेज का। हाँ जी, चलो अब डिस्कस करें। बहुत ध्यान से डिस्कस करना बेटा, मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। जिससे हमें हमारी गलतियां समझ में आती है। तो एनालिसिस में मुझे आपका सभी का फुल फोकस चाहिए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, इनटू लिखा हुआ है, कोई चीज किसी चीज में क्या होती है बताओ, यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा? कैसे वो समझ में कन्वर्टिंग आएगा? इनटू हिंट थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? कन्वर्टिंग। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो फिक्स हो गया बी, बी फिक्स हो गया तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। डी वाला अपनी जगह फिक्स था ही। अब बस इन दोनों को देखना था। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑफ पार्लियामेंट है तो यहाँ पे नाउन आएगा। और पार्लियामेंट की क्या होती है? पार्लियामेंट की दुश्मनी होती है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होती है। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होती है तो यहाँ पे क्या आएगा? फंक्शनिंग आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज व्हाट? बी सी ए। कोई दिक्कत? कुछ बच्चों को लगा मैम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब उन्होंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं देखे हुए। टू के साथ गिवन प्लस आईएनजी बहुत जगह आता है। कंट्रीब्यूटेड टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, एडिक्टेड टू, इंजूरियस टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, प्रोन टू, विद अ व्यू टू, इन सब के आगे गिवन प्लस आईएनजी आता है। एक्रीमनी मींस दुश्मनी। एक्रीमनी वालों ने वोकैब प्रोटोलॉजी नहीं पढ़ी। शुरुआत का ही वर्ड है एक्रीमनी, एक्र रूट वर्ड, सबसे पहला रूट वर्ड है एक्र। एक्र वर्ड का मीनिंग होता है कड़वा। एक्रीमनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दुश्मनी होना। सबसे शुरू का वर्ड है। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट, टर्निंग अ डैश इन द जर्नी। तो जर्नी में आप क्या अचीव करते हो? जब आपकी जर्नी होती है तो क्या होते हैं? आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, आपका मकसद है बैंक पीओ बनना, तो बीच बीच में आप किस चीज को अचीव करोगे? क्या मॉक टेस्ट में 20 प्लस मार्क्स आना शुरू हो गया है, मेंस में 30 प्लस मार्क्स आना शुरू हो गया है, ये क्या है? माइलस्टोन्स है। तो जर्नी में हम किसको क्रॉस करते हैं? जर्नी में हम माइलस्टोन्स को क्रॉस करते हैं। तो टर्निंग अ माइलस्टोन, स्टार्टिंग किससे हुई? डी से स्टार्टिंग हुई, वेरी गुड। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो बी वाला अपनी पोजीशन पे फिक्स है, बस ए और सी को चेक करना है। इनटू अ डैश, बी वाला तो अपनी जगह फिक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू अ डैश इवेंट। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ आया, आगे देखते हैं। इज सर्टेनली बैड ऑप्टिक्स, ये बहुत गलत नजरिया है। बट व्हाट इज मोर, बट कौन सी चीज है? यहाँ पे तो फिक्स था बी। चिंताजनक बात क्या है? इज द
डैश डैमेज, कैसा डैमेज हो रहा है डेमोक्रेसी को, किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है डेमोक्रेसी को, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो वर्ड की टोन आएगी वो कैसी आएगी, डैमेज लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड की टोन आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है डेमोक्रेसी को, दैट मीन सब्सटेंशियल, हद से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है डेमोक्रेसी को। तो इसका मतलब लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में सी आएगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या बचा, डी ए बी सी। पार्टिसन का मतलब होता है पार्शियल होना, बायस्ड होना, एक पार्टी की तरफ होना, उसको बोलते हैं पार्टिसन। समझ आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, मेरे लिए भी कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आए। देखो सही गलत तो होता रहेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि स्ट्रैटेजी समझ में आए कि स्ट्रैटेजी क्या है एक्चुअली। सब्सटेंशियल मींस इंपॉर्टेंट, पार्टिसन मींस एक ही पार्टी की तरफ होना, बायस्ड होना, एक ही पार्टी का फॉलोअर होना, एक ही पार्टी का सपोर्टर होना, बाकी लोगों के अगेंस्ट होना, उसको बोलते हैं पार्टिसन होना। चलो अगला, दो अ न्यू डैश फिजिकल स्पेस, ओपनिंग फिजिकल स्पेस तो नहीं, फिजिकल स्पेस कैसा होगा, चलो अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फॉर डैश, किस चीज के लिए फिजिकल स्पेस होगा, कि वहां पे डिबेट हो सके, डिस्कशंस हो सके, क्या समझ में आ रहा है। फॉर डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब क्या है, डिस्कशंस। डेलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप लोग डिस्कशन कर सको, बातचीत कर सको, डिबेट कर सको। तो डिबेट के लिए जो जगह है वो क्या हो रही है, खुल रही है। हालांकि डिबेट के लिए जगह खुल रही है, लेकिन सरकार के बीच में और जो ऑपोजिशन के बीच में डिस्कशंस होते हैं वो क्या है, होते ही नहीं है, या तो होते ही नहीं है या फिर दुश्मनी वाले होते हैं, या तो होते ही नहीं है या दुश्मनी वाले होते हैं। तो क्या क्या बना, सेकंड पोजीशन पे आया डी, थर्ड पोजीशन पे आया ए, लास्ट पोजीशन पे आया सी, दैट मींस बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, ग्लिटर मींस चमकना, चमकता हुआ। ये अभी किसका, अभी का रिसेंट आर्टिकल का ये सेंटेंस है। अभी संसद जो है ओपन हुआ है, नया बना है, सब कुछ हुआ है, तो उसी के ऊपर है कि आपने बहुत बढ़िया स्पेस बना दिया, चमकता हुआ स्पेस बना दिया, खूब बड़े बड़े हॉल बना दिए, डिस्कशन सब कुछ कर दिया, लेकिन फायदा क्या जब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन डिस्कस ही नहीं करना चाहती चीजों को। ये वही बात हुई कि घर में स्टडी रूम बन गया, सब बन गया, स्टडी टेबल लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फायदा ही क्या जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स हमेशा कैसे करते हैं, मैच द कॉलम हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। चलो सबसे पहले सी और ई को ट्राई करो। अब तो यहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी चीज थी, अगर आप इस मैच द कॉलम को देखोगे बहुत प्यारी चीज थी, ग्रामर का कॉन्सेप्ट था, ध्यान से देखना। और ये मैच द कॉलम हार्डली 5 सेकंड का था। जो बच्चे कह रहे हैं टाइम कम था, उन बच्चों के लिए कह रही हूँ, ये मैच द कॉलम हार्डली 5 सेकंड का था। क्यों था, रिक्वायर, प्रायोरिटाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो प्रिवेंटिव केयर को प्रायोरिटाइज करते हैं, इनोवेशन को फोस्टर करते हैं, इनोवेशन को और ज्यादा ग्रो करवाते हैं, बढ़ाते हैं, एड्रेस करते हैं, V1। दूसरी चीज एंश्योरिंग, एक्सेस मिले लोगों को, ये सब्जेक्ट था एंश्योरिंग, सिंगुलर था इसलिए इज आया। दो सब्जेक्ट मॉडल्स और ये कनेक्टेड बाय एंड थे, इसका मतलब वर्ब प्लूरल आनी थी, इसलिए प्लूरल आया। तो अगर आप किस चीज से देखना चाहते हो, अगर आप ग्रामर से देखते तो आपको समझ में आता ग्रामर वाइज जो पेयर्स बन रहे थे वो क्या बन रहे थे, ग्रामर वाइज पेयर्स बन रहे थे, बी और ई का, ए और एफ का, सी और डी का, ये बन रहे थे ग्रामर वाइज। इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बन सकता था ग्रामर के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आ रही थी, क्या इतनी ग्रामर लगा पा रहे थे। दोनों चीजें करनी है, रीड भी करना है, तीन चीजें करनी होती है मैच द कॉलम में। रीड करके कॉन्टेक्स्ट चेक करना होता है कि बात सेम टॉपिक पे हो रही है नहीं हो रही है, टोन चेक करनी होती है, टोन मैच कर रही है नहीं कर रही है, तीसरी चीज ग्रामर चेक करनी होती है। ये तीनों चीज चेक करनी होती है, कोई एक भी चीज नहीं हो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, कोई एक भी चीज नहीं हो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो सी और ई एलिमिनेट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल्स एंड स्ट्रैटेजिक रिसोर्स एलोकेशन पोस्ट। चलो अभी सी और ई मैच करता हुआ लग रहा था, मैंने टिक लगाया, क्यों, क्योंकि प्लूरल वर्ब आनी थी और B1 जो प्लूरल वर्ब ही होती है। बी और डी लेकिन मैच नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ए और डी मैच नहीं किया क्योंकि इसके आगे सिंगुलर वर्ब आनी थी, आर लिखा हुआ था। ए और ई मैच कर रहा है, सी और डी, सी और डी भी मैच कर रहा है, बी और एफ मैच नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, यहाँ पे सिर्फ इज लिखा हुआ है, तो ये भी मैच नहीं किया। तो आंसर वाज ए एफ बी ई सी। अब आप पढ़ के भी देख लो कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, इंश्योर करना, ये क्या है, बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी जो वेलबींग चाहती है, वो सोसाइटी जो इक्वालिटी चाहती है। डी और ई को पढ़ लो, अच्छे सिस्टम्स में क्या होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, प्रिवेंटिव केयर को हमें प्रायोरिटी देनी है, इनोवेशन लेके आना है और लोगों की नीड्स को पूरा करना है। सी और डी चेक कर लो, अगर अच्छे फाइनेंसिंग मॉडल्स होंगे जो चलते रहें और अगर हम सोच समझ के रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, ये चीजें देंगे, तो ये बहुत जरूरी है किस चीज में, जिससे कि हम पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को पूरा कर सकें। कोई दिक्कत, बी और डी नहीं हो सकता बेटा, क्यों, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो अब यहाँ पे भी किसी न किसी एक्शन वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, इसलिए बी और डी नहीं हो सकता। चलो अगला, ए और एफ ट्राई करो। इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब इफेक्टिव मींस जो चले, जो लोगों को इफेक्टिव लगे। रिक्वायर्स अ कमिटमेंट, इसके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को लेके, अकाउंटेबिलिटी को लेके, इन्फ्लुएंसिंग, वी1 का आईएनजी कैसे आ गया अचानक से, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। डी और एफ, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, हमारी सोच होती है, वो पॉलिसी को शेप करती है, गवर्नेंस की प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करती है, इन्फ्लुएंस करती है सिटीजंस के डेवलपमेंट को और वेलबींग को। अब यहाँ पे वी1 का आईएनजी क्यों आ गया, यहाँ पे वी1 का आईएनजी इसलिए आ गया, क्यों, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन का रोल प्ले कर गया, कॉमा के बाद क्या हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का रोल प्ले कर गया, इसलिए यहाँ पे वी1 का आईएनजी आ गया। यहाँ पे नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं था। बी और एफ बन गया है, तो ए और डी को भी ट्राई कर लेते हैं। ए और डी, इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप रिक्वायर्स अ कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इज क्रूशियल। इस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, समझ में आ रहा है।
ए और डी में इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट आना चाहिए, जबकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और एक ही वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का रोल प्ले नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया प्रोफेशनल की क्लास में। सभी को पता है ये कॉन्सेप्ट? तो इसलिए ए और डी नहीं हो सकता, ए और डी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर वाज, कोई दिक्कत? चल आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ए और डी को ट्राई करो भाई, ए और डी बना नहीं बना। एंश्योरिंग, गारंटी लेना सबको इक्वली वेल्थ मिले, इनकम इनइक्वालिटी कम हो और जो बैरियर्स हैं वो खत्म हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, सबको इक्वल वेल्थ मिले। क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, समझ में आ रहा है? ए और डी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं किया। सबको इक्वल वेल्थ मिले जिससे क्लाइमेट चेंज सही होगा। पापी है जिन्होंने ए और डी मार्क किया, ये दोनों ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। चलो सी और डी को ट्राई करते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना, लेवरेज मींस फायदा उठाना। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना, ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा उठाना, एंटरप्रेन्योरशिप का फायदा उठाना। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आएगा, मतलब सब लोगों के पास अलग-अलग मींस ऑफ वेल्थ होंगे। डी, टू मिटिगेट, फिर से क्लाइमेट चेंज कहां से आ गया? भैया तो वेल्थ की बात कर रहे हैं, फिर से क्लाइमेट चेंज कहां से आ गया? फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से जिन लोगों ने बी आंसर मार्क किया। चलो बी और एफ को ट्राई करते हैं। क्योंकि सैगैसिटी, सैगैसिटी मींस विजडम, इमरजेंसी के टाइम पे विजडम नहीं हो पाता है, दिमाग नहीं लगा पाते जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है दिमाग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इसीलिए जरूरी है कि हमें कोशिश करें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। याद है ये वाला आर्टिकल? एक सर्जन को मार दिया गया था, उसको भीड़ ने, याद है आर्टिकल हमने हिंदू में पढ़ा था? तो उसकी ये लाइन थी, क्योंकि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, पेशेंट के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम ही बचता है, 10 मिनट में करके ही उसको बचाया जा सकता है, तो उस टाइम पे बुद्धि नहीं लगा पाते, उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता है इंसान का। तो इस वजह से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, नर्सेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होना चाहिए। बी और एफ मैच हो गया। सी और ई, इन सबसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, लोगों के पास अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। बिल्कुल मैच हो गया। तो आंसर वाज क्लियर। मैम हमारा भी दिमाग नहीं चलता है, टाइमर चल रहा होता है तो चलाना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 को ट्राई करते हैं भाई, फिर से ऑप्शन से ट्राई करेंगे। ए और डी ट्राई करो। सरकार जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, पॉजिटिव किन चीजों की वजह से वो चीज हुई। सरकार जो है रीजन पे इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड आल्सो डिड नॉट, ये प्रेजेंट था। ये अचानक से पास कैसे आ गया भाई? नहीं हो सकता। ए और ई को ट्राई करते हैं। सरकार कोशिश करेगी, लेकिन ये बात क्लियर है कि कमियां तो थी। ए और ई बिल्कुल मैच कर गया। चलो बी और एफ को ट्राई करते हैं। ये ऑब्जेक्ट किया गया कि दिल्ली ट्राई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने एग्जामिन नहीं किया। क्या रीजन था, क्या रिसर्च थी, उस डीएनए रिपोर्ट्स का बेसिस था, उसको एग्जामिन नहीं किया। और एफ, एंड रीच्ड कंक्लूजंस विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इनजेन्युइटी। हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच गई जहां पे इनजेन्युइटी बहुत ज्यादा थी। इनजेन्युइटी, लेकिन ये ना टोन मैच नहीं करी। अगर इसको देखोगे तो कौन सी चीज मैच नहीं करी? टोन मैच नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव टोन की बात कर रहे थे, और यहाँ पे टोन कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। इनजेन्युइटी का मीनिंग होता है बहुत क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना, बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टोन कैसे हो गई बिना किसी कनेक्टर के? तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैच कर गया था, ग्रामर भी मैच कर गई थी, लेकिन कौन सी चीज जो मैच नहीं करी बी और एफ में? टोन मैच नहीं करी। तो इस वजह से बी और एफ नहीं हो सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया। ए और ई हमारा बन गया था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया था। अब इसको चेक कर लेते हैं, बी और डी, सी और एफ। और कोर्ट ने एग्जामिन भी नहीं किया कि सही तरीके से चीजें हुई थी या नहीं हुई थी। टोन भी नेगेटिव हो गई, कॉन्टेक्स्ट भी मैच हो गया, ग्रामर भी मैच हो गया, बी और डी सही है। सी और एफ, चीफ जस्टिस ने इश्यूज को बहुत क्लैरिटी से एग्जामिन किया, टोन पॉजिटिव थी, और कंक्लूजन पे वो पहुंचे बहुत क्रिएटिविटी के साथ, टोन पॉजिटिव थी, बिल्कुल मैच कर गया। तो आंसर वाज, कोई दिक्कत किसी को? मैम ए और एफ क्यों नहीं? ये प्रेजेंट टेंस है बेटा, ये पास्ट टेंस है, इसलिए ए और एफ नहीं। जो बच्चे अपने को खुश कर रही है कि मैम पोल गलत था, ऐसी खुशी से कोई फायदा नहीं है। उन सभी को यही सजेशन दूंगी कि फोकस करो कि आपने क्या गलती की, अपनी मिस्टेक को समझने की कोशिश करो।
अब आ जाते हैं हाइलाइटेड वर्ड्स पे, अच्छे तो मैं कर लिया। अब आ जाते हैं एरर पे। मोर मैरी नहीं होता है, मैरी मींस खुश। मैरी की कंपैरेटिव डिग्री होती है मैरियर, सुपरलेटिव डिग्री होती है मैरिएस्ट। तो बर्फ गिरने लगी तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो मैरियर आएगा। स्नोमैन बनाने लग गए, स्नोबॉल से फाइट्स करने लग गए, तो आंसर वाज सी। अगला, जब भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ट्वाइस, उसको हम मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। मेन वर्ब के बाद कभी भी नहीं लगाते। तो आई गो यूजुअली नहीं, आई यूजुअली गो फॉर अ रन। मैं ज्यादातर एक दौड़ पे जाता हूँ मॉर्निंग में अपना दिन को शुरू करने के लिए। स्टार्ट माय डे ऑफ मींस बिगिन माय डे, स्टार्ट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब इसका मीनिंग होता है बिगिन। मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ हेल्दी नोट पे। तो आंसर वाज स्टार्ट माय डे ऑफ, स्टार्ट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है बेटा, स्टार्ट ऑफ मींस बिगिन। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय पेन बट फॉर्चूनेटली माय फ्रेंड्स लेट मी बोरो देयर, सो आई यूज्ड देयर इंस्टेड ऑफ माय। नहीं आएगा, माय तो एडजेक्टिव होता है। अगर माय आता है तो उसके आगे नाउन आना जरूरी है। माय बुक, माय पेंसिल, माय लैपटॉप, यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा? माइन आएगा। तो मैंने उनका इस्तेमाल किया अपने की जगह। तो आंसर वाज ए। अगला, द यंग बॉय वाज अप टू नो गुड, कोई फायदे का नहीं था। कॉस्ट मिस्चीफ जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, नो वर्ड लाइक दिस, वर्ड मिस्चीफ होता है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको गिन नहीं सकते। तो मिस्चीफ जैसा वर्ड नहीं होता। एक बच्चे का डाउट है देयर सही है, बिल्कुल सही है। देयर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अगर देयर होता तो देयर के आगे नाउन लगाना पड़ता। अगर देयर लिखना है तो उसके आगे कभी भी नाउन नहीं आएगा। अगला हो गया एरर्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थे वोकैबुलरी क्वेश्चंस। एमिनेबल की जगह लगाना था एम्प्लॉय वाज, एम्प्लॉय रिसेप्टिव, कोऑपरेटिव, अकोमोडेटिंग, सारे सिनोनिम्स थे। मतलब एम्प्लॉय बहुत अच्छा था, उसने एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज बहुत आसानी से ले ली। मिस्चीफ कोई भी शरारत। तो ये एमिनेबल की मीनिंग्स ही हैं तीनों, ऑल ए बी एंड सी। मैरियर मींस और खुश, रिसेप्टिव मींस आसानी से उसने रिसीव कर लिया, आसानी से मान गया। कोई इंसान रिसेप्टिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, अकोमोडेटिव होता है, एमिनेबल होता है, मतलब आसानी से मान जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव मींस ओवरऑल, कंप्लीट, एग्जॉस्टिव, कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, ये सिनोनिम्स थे। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है तुरंत, इमीडिएट। फ्लाउट का मीनिंग होता है रूल्स तोड़ देना, टू वायलेट रूल्स। तो आंसर वाज ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है टायर्ड होना, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अपने आप में पूरा होना, कंप्लीट होना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, राइट राइट, यहाँ पे ना ए स्लैश एन आना चाहिए था, राइट। हाँ, ए स्लैश एन आना चाहिए था। यस, आई गो ट्वाइस या आई ट्वाइस गो। इस केस में जब हम एडवर्ब को एकदम एंड में लगाते हैं, आई वेंट ट्वाइस होगा। सही बोला आपने, आई वेंट ट्वाइस, आई ट्वाइस वेंट नहीं होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कब मेन वर्ब के पहले आता है? जब इस तरह के होते हैं, फ्रीक्वेंटली, आई गो फ्रीक्वेंटली ना, फ्रीक्वेंटली गो देयर। सेल्डम, ऑफन, हाँ, ये जो होते हैं, हाँ, नेवर। और क्या हो सकता है? रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली। यस, ये वाले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हम कहाँ लगाते हैं? मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। नॉट अप टू गुड में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं कर पाया, वहां पे नहीं खड़ा उतर पाया। अगला, ऑनसेट। अब ये बड़ा प्यारा वर्ड है, ऑनसेट और आउटसेट, दोनों देखने में सिनोनिम एंटोनिम लगते हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम होता है। ऑनसेट और आउटसेट दोनों का मीनिंग होता है किसी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, स्टार्ट ऑफ समथिंग। टर्मोइल का तो मीनिंग होता है उथल पुथल, टर्मोइल मींस कियोस, उथल पुथल। ऑनसेट मींस स्टार्ट ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। आउटकास्ट का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जिसको सोसाइटी अपने यहाँ से निकाल देती है, उसको बोलते हैं आउटकास्ट, मींस एक्सक्लूडेड फ्रॉम, ही और शी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी, बेदखल कर देती है, राइट, उसके बिहेवियर की वजह से, उसके कंडक्ट की वजह से। तो आंसर वाज ओनली बी। ऑब्लाइजिंग, ऑब्लाइजिंग मींस जो आपकी सारी बातें सुने, आपको समझे, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लाइजिंग। तो स्टोर क्लर्क कैसा था? अटेंटिव था, ग्रेशियस था, कंसिडरेट था, ऑब्लाइजिंग था, आपको सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था, हेल्प कर रहा था, क्या क्या आइटम्स चाहिए, और अच्छी सर्विस से भी ज्यादा अच्छी सर्विस देगा था। आंसर वाज ऑल। समझ आया? आंसर का एडजेक्टिव है। अब आते हैं इस पे। प्रोफेसर को बहुत चिंता थी किस चीज को लेके? स्टूडेंट का बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर को लेकर। बिहेवियर वाला वर्ड ढूंढना है बेसिकली इसमें से कि कौन सा वर्ड है बिहेवियर का। चलो, एबियंस वर्ड का मीनिंग होता है किसी को सस्पेंड कर देना, आपने किसी को क्या क्या निकाल दिया थोड़ा टाइम के लिए, उसको बोलते हैं एबियंस, टेम्पररी सस्पेंशन, बेदखल कर दिया।
स्ट्राइफ मीन्स लड़ाई, स्ट्रगल कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। इम्प्रॉपराइटी का मीनिंग होता है गलत व्यवहार, वो एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो गलत होते हैं, यूज फॉर एक्शंस व्हिच आर रॉन्ग। कौन से एक्शंस जो रॉन्ग होते हैं? क्लैमर मीन्स शोर, हल्ला, कह सकते हैं हार्श साउंड। तो आंसर बस बच्चे का जो बिहेवियर था जो खराब था। सी। एपिलेट कोर्ट, एपिलेट मींस ऊपर वाला कोर्ट, एपिलेट मींस जहां पे अपील की जाती है किसी कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ। तो एपिलेट कोर्ट हाउस ने क्या किया? ओवरटर्न किया मींस रिजेक्ट कर दिया, ओवरटर्न मींस एकदम उसको क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया कि गलत है। ओवरड्यू का मीनिंग होता है आपने बहुत लंबे टाइम से उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो चीज क्या हो गई है? ओवरड्यू हो गई है। 10 तारीख को पेमेंट करना था, आज 20 तारीख हो गई, तो इट इज व्हाट? ओवरड्यू। ओवरहॉल का मीनिंग होता है किसी चीज को रेनोवेट करना, किसी चीज को रिपेयर करना। डिवाउट होता है अ वेरी रिलीजियस पर्सन, ऐसा इंसान जो भक्त होता है, भक्त को बोलते हैं डिवाउट। एक रिलीजियस इंसान को डिवाउट बोलते हैं। तो आंसर वाज, कोई दिक्कत? चलो। स्लाई होता है कनिंग, ओप्युलेंट होता है बहुत ही लैविश कह सकते हैं, अमीर कह सकते हैं, पैसे वाला कह सकते हैं, एफ्लुएंट, वेल्दी। हाँ। फर्टिव होता है जो छुप के किया जाए, कोई चीज छुप छुप के की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिव। अनटुवर्ड होता है कोई चीज जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, अचानक से आ गई, अनएक्सपेक्टेड। तो बिलियनियर का जो ओप्युलेंट लाइफस्टाइल था, आंसर वाज बी। कनिंग, कनिंग इज चालाक। चालाक नहीं है ना, किसी के पास प्राइवेट जेट है, यार है, बहुत सारे मेंशन, तो लाइफस्टाइल कैसा है? लाइफस्टाइल चालाक है। चलो, अब आते हैं पैरा जंगल पे। मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेटमेंट बताओ सबसे पहले, आसानी से बता दोगे कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा और एंडिंग स्टेटमेंट क्या होगा? पहले वो दोनों बताओ मुझे। कॉन्सर्ट भी कौन सा कॉन्सर्ट? द बैंड ने स्टेज लिया, ओपनिंग सॉन्ग लेके, नाइट वेंट ऑन नाइट, जैसे आगे बढ़ती गई, लीड सिंगर ने एंगेज किया, आफ्टर एन एनकोर, एनकोर का मीनिंग क्या होता है कि लोग कह रहे थे वंस मोर वंस मोर वंस मोर, उसको बोलते हैं एनकोर। फेयरवेल हो गया, फेयरवेल हो गया तो ये लास्ट हो गया, और स्टेज पे परफॉर्मेंस शुरू किया तो ये स्टार्टिंग हो गया। कोई दिक्कत किसी को? बी और ई में स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई भी दिक्कत? स्टेज पर आए, स्टेज से बाय बाय हो गया। आज लोगों ने सी किया, पढ़ो। बी में लिखा हुआ है स्टेज पे आए, सी में लिखा हुआ है गाना गाना शुरू किया। पहले स्टेज पे आएंगे, पहले गाना गाना शुरू करेंगे? पहले स्टेज पे आएंगे या पहले गाना गाना शुरू करेंगे? आज जिन्होंने सी को मार्क किया स्टार्टिंग स्टेटमेंट, जिन्होंने ए को मार्क किया, ऑडियंस चीयर करेगी, अपलॉड करेगी पूरे टाइम पे, या फिर पहले फेयरवेल हो जाएगा? आज जिन्होंने लास्ट में ए को मार्क किया उन्हीं से पूछ रही हूँ। जिन्होंने ए को लास्ट में मार्क किया, फेयरवेल वाला स्टेटमेंट लास्ट होगा, या ऑडियंस ने चीयर किया, कॉन्सर्ट बहुत अच्छा गया, अपलॉड किया पूरे में, ये लास्ट होगा? क्लियर क्लियर दे रखा था, ये स्टार्टिंग थी, बैंड स्टेज पे आया, शुरू किया, क्लियर क्लियर वर्ड्स थे। बिगैन का मीनिंग होता है स्टार्टेड, फेयरवेल का मीनिंग होता है टाटा बाय बाय। क्लियर क्लियर वर्ड्स दे रखे थे स्टार्टिंग और एंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर भी गलत कर दिया। महापापी अवार्ड जिन्होंने ये चीज नहीं हुई। एक बच्चे का डाउट है मैम देयर लिखा हुआ था, हमने इसलिए इसको स्टार्टिंग नहीं बनाया। आप कॉन्सेप्ट को ना एकदम कवर कर देते हो। क्लियर क्लियर सी बात थी कि कोई भी एडजेक्टिव होता है वो अपने नाउन के बाद आता है, तो ये एडजेक्टिव अपने नाउन के बाद ही तो आया है, क्या दिक्कत थी इसमें? कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी प्रोनाउन आएगा, कोई भी एडजेक्टिव आएगा, वो अपने नाउन के बाद में आएगा, तो ये रहा उसका नाउन, ये रहा एडजेक्टिव, क्या दिक्कत थी? चलो, अब मुझे बताओ वो लोग स्टेज पे चढ़े तो फिर क्या होगा? स्टेज पे चढ़ने के बाद क्या होगा? स्टेज पे वो लोग चढ़ गए, उन्होंने स्टेज ले लिया, अपना ओपनिंग सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट किया, लीड सिंगर ने क्या किया? फिर ऑडियंस को एंगेज किया। लीड सिंगर ने एंगेज किया, ऑडियंस को बोला तुम भी गाना गाओ ना, तुम भी डांस करो। तो जब लीड सिंगर ने ये किया, एनकरेज किया ऑडियंस को, तो ऑडियंस ने क्या करना स्टार्ट किया? जब लीड सिंगर ने ऑडियंस को एंगेज किया कि तुम भी गाना गाओ ना, तो ऑडियंस ने क्या करना स्टार्ट किया? ऑडियंस ने भी गाना गाना स्टार्ट किया। क्या लिंक समझ में आ रहा है? ऑडियंस को बोला कि गाना गाओ, तुम भी एनकरेज हो, ऑडियंस एनकरेज हुई, और पूरा कॉन्सर्ट बहुत बढ़िया हो गया, ऑडियंस पूरे टाइम गाना गाती रही, ऑडियंस पूरे टाइम गाना गाती रही। तो लास्ट में उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया, स्टेज से चले गए। जिन लोगों ने सी और डी बना दिया, आप लोग पैराचंबल को पढ़ते क्यों नहीं हो पहले? बहुत बड़ी शिकायत है मुझे आपसे। आप पहले को पूरे को रीड क्यों नहीं करते हो? पहले एनकरेज करेंगे ऑडियंस को कि करो, गाओ गाओ, फिर ऑडियंस गाना गाना स्टार्ट करेगी, स्टार्टेड सिंगिंग, फिर वो गाना गाना स्टार्ट करेगी। तो पहले वहां सिंगर ने जाके एनकरेज किया ऑडियंस को, फिर ऑडियंस ने गाना गाना साथ में स्टार्ट किया। पढ़ते क्यों नहीं हो पहले? सीडी कैसे बना दिया?
एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, कॉन्सर्ट का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर आया कि ऑडियंस ने इस तरीके से कंक्लूड किया, ऑडियंस ने पूरे टाइम गाना गाया और लास्ट में फिर कॉन्सर्ट खत्म हो गया। मैम ये पास था, सब कुछ ही पास था, पूरा पैराजम भी पास टेंस में था, ये भी पास 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 था। क्लियर? एक बच्चे का डाउट है मैम दा से स्टार्ट कैसे हो गया? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मन में आया कि दा से स्टार्ट नहीं हो सकता? कहाँ से आया मन में कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर अ आर्टिकल लिखा हो, दा लिखा हो, तो अ वाला पहले आएगा, दा वाला बाद में आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सिर्फ दा लिखा हो तो पहले नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि अगर अ बैंड लिखा होता और दा बैंड लिखा होता तो अ बैंड वाला पहले आता, दा बैंड वाला बाद में आता। ये कॉन्सेप्ट था। अब अ बैंड लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे, तो दा बैंड वाला तो आ ही सकता है कहीं भी। क्लियर? इसलिए जरूरी होता है पैराजंबल को करते समय सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो। सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे अपने आप ये कहानी बनती हुई दिख जाएगी। कहानी समझ में आ रही थी, एक स्टोरी थी। फ्लो चार्ट से समझ लो, अपने आप कहानी सुनाई देगी, अपने आप एक अंदर से आवाज आएगी, हाँ मैंने ये गलती करी थी। बैंड आया स्टेज पे, बैंड में जो लीड सिंगर था उसने बोला ऑडियंस को आओ मेरे साथ एंजॉय करो। ऑडियंस भी एनकरेज हो गई, ऑडियंस ने साथ में गाना स्टार्ट कर दिया। कॉन्सर्ट बहुत बढ़िया हुआ, ऑडियंस पूरे कॉन्सर्ट में गा रही थी। लास्ट में बैंड ने बाय बाय बोल के चला गया बैंड। क्या पूरी स्टोरी समझ में आ रही है? क्या पूरी स्टोरी फील हुआ कि क्या गलती करी थी सभी को? फ्लो चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो गई आपको अपनी मिस्टेक। सी से स्टार्ट कर दिया, क्राउड ने पहले गाना स्टार्ट कर दिया, कुछ सोच के क्राउड ने पहले गाना स्टार्ट कर दिया, बैंड स्टेज पे बाद में चढ़ा, बैंड ने परफॉर्मेंस बाद में दिया, पहले क्राउड ने गाना गाना स्टार्ट कर दिया उनके फेवरेट सॉन्ग पे। ऐसा होता है कभी? चलो, तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? फिफ्थ स्टेटमेंट वाज ई। फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो गया? क्या सीक्वेंस था? बी डी सी ए ई डी ई, बी डी सी ए ई डी सी ए, बी डी सी बी एंड डी। चलो, अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। पहले बाकी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। फेज आउट और फेज डाउन दोनों का मीनिंग होता है धीरे धीरे किसी चीज को खत्म कर देना, टू ग्रेजुअली रिड्यूस यूजिंग समथिंग। तो किसी किसी चीज को क्या कर देना, धीरे धीरे खत्म कर देना। तो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले केमिकल्स हैं, उनको क्या करेंगे, धीरे धीरे खत्म कर देंगे। फेज इनका तो मीनिंग होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। आप किसी चीज को फेज इन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उस चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, उस चीज को इंप्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर रहे हो। फेज अप का मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ा देना। तो दोनों ही उल्टे। फेज अप और अब समझ में आ रहा है, अप मींस इंक्रीज कर देना। अगले पर आते हैं। कैटापुल्ट का मतलब कैटापुल्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक सॉन्ग था ना, हम आपके हैं कौन में, जिसमें एक सलमान खान जो है कैटापुल्ट का यूज करते हैं, गुलेल कहते हैं, राइट। तो कैटापुल्ट कुछ ऐसा सा होता है, यहाँ पे आप स्टोन लगाते हो ऐसे फेंकते हो। कैटापुल्ट एक दूसरा मीनिंग भी होता है, जिसका मीनिंग होता है किसी को एनकरेज करना, तो अब इसमें मेन चीज क्या थी? मैं भाभी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग था, हाँ मुझे सॉन्ग नहीं याद रही, तो मुझे बस वो हाँ। कह सकते हैं वो सीन याद है, हाँ। यहाँ पे वर्ब थी एक्चुअली। लॉन्चर एक नाउन है, इस वजह से ये नहीं हुआ। सेवियर भी एक नाउन है, इस वजह से ये नहीं हुआ। प्रोपेल करना, किसी चीज को पुश फॉरवर्ड करना, तो ये हो गया। इनिशिएट करने का मतलब स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट नहीं करता कैटापुल्ट, कैटापुल्ट चलती हुई चीज को आगे बढ़ाता है, तो ये नहीं हुआ। इम्पीट का मीनिंग स्टॉप करना होता है, तो कैटापुल्ट स्टॉप नहीं करता, प्रोपेल करता है। प्रोपेल करता है, ये सिनोनिम हुआ, तो इसका एंटोनिम हो गया हॉल्ट करना। हॉल्ट करना इज स्टॉप करना। तो आंसर वाज सी। कोई दिक्कत? लॉन्चर नाउन है बेटा, कैटापुल्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ, तो वर्ब का सिनोनिम भी वर्ब होगा, वर्ब का एंटोनिम भी वर्ब होगा। अपनी गलती समझ आई?
आ जाओ बाहर सॉन्ग से। मैं भाभी तेरा देवर दीवाना नहीं, दीदी तेरा देवर दीवाना है। अच्छा माय मिस्टेक। चलो आ जाते हैं आगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी, जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट का जो आया प्रपोजल आया वो प्रपोजल को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सपोर्टेड। यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए था कि कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। अब शॉर्ट का मीनिंग होता है रिजल्ट, ओपेंड का मीनिंग होता है पूरा उल्टा कर देना। मैंने ये पेन था, मैंने इसको ओपेंड कर दिया, मींस उल्टा कर दिया, टू टर्म अपसाइड डाउन। अपग्रेड का मीनिंग होता है किसी चीज को और अच्छा कर देना और मॉडिफाई कर देना। अपबीट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत पॉजिटिव होता है जिंदगी में, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसका। और अपहेल्ड में सपोर्ट करना, तो इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा तो अपहेल्ड आएगा, दैट मींस। और क्या था इसमें एरर बताना था, 120 सब याद आ रहे, जब भी फॉर लिखा हुआ हो और सिंस लिखा हुआ हो, ये दोनों टाइम के बारे में बात करें तो टेंस कौन सा यूज करते हैं? जब भी फॉर लिखा हुआ हो और सिंस लिखा हुआ हो, ये दोनों टाइम के बारे में बात करें तो या तो परफेक्ट टेंस आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज लेड आएगा। जब भी ऐसे कोई वर्ड बीच में आता है हमेशा राइट हैंड साइड वाले को एरर मार्क करते हैं, तो आंसर वाज ओ में एरर था। हु इनके लिए यूज हो रखा है, पैट्रिक मॉरिसी के लिए, इंसान की बात करें इसलिए हुआ है। अब आ जाते हैं पैसेज पे। अच्छा एक बात बताओ, आपने इस पैसेज को स्किम किया, आपको क्या ये समझ में आया कि आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बाइडेन जी जो है वो अब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए तैयार है? क्या ये मेन आइडिया समझ में आया था कि ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि बाइडेन जी अब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए तैयार है? उन्होंने ग्रीन हाउस पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की है, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। क्या ये बात समझ में आई थी स्किम करके कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अब मैं पोल्यूशन नहीं होने दूंगा, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम करूंगा? सबको समझ आई थी ये बात? चलो तो मुझे बताओ क्या ये ट्रू है फॉल्स है? ए वाला ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। बी वाला ट्रू है फॉल्स है? मैम ये बताओ 10 इयर्स कहां से लगा हुआ है, विद इन द नेक्स्ट 10 इयर्स ये कहां से आ गया? आपने ये देखा ही नहीं। कैन बी ट्रू है, इज और आर ट्रू होता तो नहीं बोल सकते थे 10 इयर्स। जैसे ही कैन वर्ड आ गया क्या लग गई, जैसे ही कैन वर्ड आ गया क्या लगानी थी, अपनी भावनाएं लगानी थी। इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन बन गया। जैसे ही कैन वर्ड आ गया इसका मतलब क्या, इन्फ्लुएंस का वर्ड आ गया, इन्फ्लुएंस आ गया। पैसेज में चाहे लिखा हुआ होता या नहीं लिखा हुआ होता, ये हम लगा सकते थे कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अब बहुत अर्जेंट मानते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। ट्रू था। ये वाली लाइन तो डायरेक्टली पैसेज में दे रखी थी, इसमें तो वर्ड मैचिंग भी कर लेते, इसमें तो वर्ड मैचिंग भी कर लेते। द गवर्नमेंट इज नॉट मैंडेटिंग द यूज ऑफ इक्विपमेंट, ये वर्ड क्लियरली लाइन क्लियरली दे रखी थी, तो ये भी ट्रू था। आंसर वाज ऑल ऑफ ए बी एंड सी। हाँ पैसेज में अगर लिखा हुआ है नहीं भी लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें लिखा हुआ भी है 2040 तक ये प्रपोजल को डिजाइन किया गया, मतलब आगे आने वाले टाइम में बहुत केयरफुल है, आगे आने वाले टाइम में बहुत केयरफुल है क्लाइमेट चेंज को लेके। कोई दिक्कत? ठीक है, गवर्नमेंट जो है इक्विपमेंट के यूज को कंपलसरी नहीं बना रही है क्योंकि उसको प्रूव नहीं किया गया, वाइडली अवेलेबल नहीं है, प्रूवन नहीं है, क्लियरली दे रखा था ये तो। गवर्नमेंट जो है इक्विपमेंट का जो यूज करना है उसको क्या नहीं कर रही है, उसको मैंडेटरी नहीं बना रही है। क्यों मैंडेटरी नहीं बना रही है? क्योंकि आगे लिखा हुआ है क्योंकि ऑपोजिशन फेस करेगा आगे की इंडस्ट्री से, और लोग उसको एक तरीके से लोग उसको चला नहीं पाएंगे, लोग उसको लोगों के पास लोगों का कंपलसरी नहीं है, तो जो इक्विपमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। क्या लिखा हुआ पढ़ो ध्यान से, गवर्नमेंट जो है इक्विपमेंट को कंपलसरी नहीं बना रही। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट जो इक्विपमेंट को कंपलसरी नहीं बना रही क्योंकि लोगों के पास है नहीं वो इक्विपमेंट, वो जो इक्विपमेंट है लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं है या प्रूव ही नहीं है। कोई दिक्कत? मैंडेटरी मींस कंपलसरी बनाना, मतलब V1 + ING है। अगला इसमें नॉट ट्रू वाले बताने थे, नॉट ट्रू वाले बताने थे। तो पहले तो मुझे बताओ क्या बी और सी ट्रू थे? बी और सी क्लियरली क्लियरली पैसेज में लिखे हुए थे, ट्रू थे। ये लिखा हुआ है कि मैंशन जो है उन्होंने बोला कि मैं खिलाफ हूं मिस्टर बाइडेन के, मैं मिस्टर बाइडेन के खिलाफ हूं, तो बी और सी तो ट्रू थे कि वो जो है इंपैक्ट करेंगे नॉमिनी से इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो अपोजिशन लेके आएंगे, वो नॉमिनी से खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो कोशिश करेंगे कि ये सब रूल आए ही ना, तो ये दोनों क्लियरली क्लियरली ट्रू थे। हमें नॉट ट्रू वाला बताना था, ये दोनों क्लियरली क्लियरली ट्रू थे, तो ये सारे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ये वाला पावर जनरेशन सेक्टर का इम्पैक्ट इज वेरी लेस, वेरी बहुत कम इंपैक्ट पड़ता है, इसको वैसे बिना पैसे को पढ़े भी कर सकते थे। पावर जनरेशन सेक्टर का ना के बराबर इंपैक्ट पड़ता है पोल्यूशन करने में, ग्रीन हाउस को एमिट करने में, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। लिखा हुआ भी था कि पावर जनरेशन सेक्टर का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, कहां लिखा हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इसी को कम करना है, मतलब इसका इंपैक्ट पड़ता है। आंसर क्या था? ओनली। ये हो गया, ये हो गया। टाइटल क्या होगा? टाइटल में मेन पर्सन कौन है चलो ये बताओ। टाइटल हमेशा ऐसा होता है जहां पे पैसेज के जो मेन बात है उसके बारे में बात करें। पैसेज में मेन बात पूरी बाइडेन जी जो प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं, तो इनके बारे में तो बात होनी चाहिए टाइटल में, इनके बारे में तो बात होनी चाहिए टाइटल में। इसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी। बचा ए और सी। रिपब्लिक अटॉर्नी जनरल चैलेंज करेंगे, ये मेन टॉपिक है कि रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल चैलेंज कर रहे हैं, ये मेन टॉपिक तो था ही नहीं। मेन टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, तो आंसर वाज। मजा आया? अपोज किया है मैंने टाइटल में सारी चीजें मेंशन, टाइटल में मेंशन होता है जो मेन आइडिया होता है। मेन आइडिया ये था कि बाइडेन जी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने वाले हैं, दिस वाज द मेन आइडिया। मजा आया आज के मॉक टेस्ट में? डिड यू एंजॉय टुडेस मॉक टेस्ट? एवरीवन करेंगे एवरी वीक एक प्री का मॉक टेस्ट करेंगे और मीम्स करेंगे, हर हफ्ते करेंगे। यस, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं एंड आई होप आप सभी लोग क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं। हैबिट बना लो कि परफेक्शन में रेगुलरली आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए, और कल मिलेंगे क्लासेस में सुबह 7 बजे ट्यूटोरियल में और 8:30 बजे परफेक्शन।